हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेटलर्जी का अध्ययन करेंगे। मेटलर्जी का मतलब होता है ऑल दोज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज which are used to isolate an element or metals from their ores। जब किसी हम ओर से किसी एलिमेंट या मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्ट करने में जितने भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज और प्रिंसिपल्स को हम कलेक्टिवली मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी इन्वॉल्व्स 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। मेटलर्जी में 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, and third step is purification of metal. First of all, concentration of ores. concentration of ores क्या होता है? concentration of ores का मतलब है किसी भी ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देना। जितना संभव हो उतना इम्प्योरिटीज को मेटल ओर से सेपरेट कर देना, अलग कर देना कंसंट्रेशन कहलाता है। कंसंट्रेशन करने से ओर्स में मेटल्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और इम्प्योरिटीज का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम कंसंट्रेशन को इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन के दौरान इम्प्योरिटीज रिमूव होने से ओर्स में मेटल्स का अमाउंट बढ़ जाता है। ओर्स मेटल के रिस्पेक्ट में इनरिच हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब यहाँ पर हमको कुछ इम्पॉर्टेंट ओर्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं, मैंने यहाँ दिया है स्लाइड में, देखिए। इम्पॉर्टेंट ओर्स अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का सबसे इम्पॉर्टेंट ओर होता है बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला है AlOx OH होल थ्राइस 2 ट्वाइस X। ऐसे ही आयरन का ओर है, आयरन के ओर्स हैं, यहाँ पर देखेंगे हेमेटाइट Fe2O3 को कहते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, कापर का ओर है कापर पायराइट CuFeS2, ऐसे मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, देन क्यूपराइट Cu2O, कापर ग्लाइंस Cu2S, और ऐसे ही जिंक मेटल्स के भी ओर्स हैं। जिंक ब्लैंड या स्फेलेराइट भी कहते हैं ZnS को, कैलामाइन ZnCO3 एंड जिंसाइट ZnO। ये कुछ कॉमन ओर्स हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ओर्स हम उन मिनरल्स को कहते हैं जिसमें मेटल्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और जिनसे मेटल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं ओर्स। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 सभी स्टेप्स का। अभी हम कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। कंसंट्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अर्थी इम्प्योरिटीज, sand, clay, soil. If these impurities are present in the ores, then if they are removed from ores, then the process is called concentration. Concentration is also known as dressing or benefaction. Concentration को हम ड्रेसिंग भी कहते हैं, बेनिफैक्शन भी कहते हैं। ये 2 नाम और हैं कंसंट्रेशन के। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, स्पेशली अर्थी इम्प्योरिटीज जैसे कि सैंड, क्ले एंड सॉयल, इसको हम कहते हैं ड्रेसिंग, बेनिफैक्शन एंड कंसंट्रेशन। अर्थी इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग भी कहते हैं। किसी भी ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को
गैंग कहा जाता है। द ओर्स आर ग्रेडेड एंड पाउडर टू रीजनेबल साइज प्रियर टू कंसंट्रेशन। कहते हैं कि कंसंट्रेशन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओस को क्रश करते हैं, ओस को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और पाउडर बनाने के बाद में उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। तो कंसंट्रेशन से पहले हम ओस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर है मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय रिडक्शन। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन मेटल किस फॉर्म में आसानी से रिड्यूस हो सकता है, तो ऑक्साइड ओर जो होते हैं उनका बड़ी आसानी से रिडक्शन हो सकता है। ऑक्साइड ओर्स आर ईजियर टू बी रिड्यूस, देयरफॉर सल्फाइड ओर्स एंड कार्बोनेट ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। ये देखा गया है कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करें तो रिडक्शन आसानी से हो जाता है। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओर्स को रिड्यूस करते हैं। कौन सा ओर आसानी से रिड्यूस हो सकता है, मेटल ऑक्साइड और आसानी से रिड्यूस हो सकता है। अब मेटल ऑक्साइड और आसानी से रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए बाकी जो ओर्स होते हैं उनको भी हम पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद इनका रिडक्शन किया जाता है और रिडक्शन करने से मेटल जो है हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम पहले ये जान लें, यहाँ पर आ गया ऑक्साइड और टर्म आया है, सल्फाइड और आया है और कार्बोनेट और आया है। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि ये ओर्स होते कितने टाइप्स के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओर्स आर हियर। एक्चुअली ओर्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका हाइलाइड ओर, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ओर है, हाइलाइड ओर। सेकेंड ओर आपका होता है कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर, ये कार्बोनेट ओर लिखा है। थर्ड आपका होता है, थर्ड पॉइंट है आपका सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, ये देखो सल्फाइड ओर लिखा था। एंड फोर्थ वन आपका है ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर। इन सभी ओर्स में आसानी से रिड्यूस होने वाला ओर है आपका ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर बड़ी आसानी से रिड्यूस होकर के मेटल्स दे देता है। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दें हम कि जो हाइलाइड ओर होते हैं, हाइलाइड्स ओर्स आर फॉर्म बाय मोर रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा है, तो जो मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं उनके ओर्स हाइलाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। पोटेशियम है, वो पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। इस प्रकार से कह सकते हो हाइलाइड ओर्स आर द ओर्स ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दूसरे आते हैं आपके सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर। सेकंड आपका कार्बोनेट ओर है और थर्ड आपका सल्फाइड ओर है। कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर्स आर द ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, उन मेटल्स के जो ओर होते हैं वो या तो सल्फाइड ओर होते हैं और या फिर कार्बोनेट ओर होते हैं। तो सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर्स आर द ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल के मेटल्स होते हैं उनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं और उनके जो ओर्स होते हैं वो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर होते हैं। और इसके बाद में एक और आपका ओर्स होता है नंबर 4, जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर्स आर द ओर्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। और ये देखा गया है कि हम सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर दोनों को ऑक्साइड ओर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और इस ऑक्साइड ओर से आसानी से हम मेटल प्राप्त कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। सो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि आपके सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स किसी और का फॉर्मेशन नहीं करते। दे ऑलवेज फाउंड इन द
फ्री स्टेट, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। बस हमको केवल इनकी रिफाइनिंग करनी होती है, इनके एक्सट्रैक्शन में हमें केवल रिफाइनिंग करना है। अब आता है क्वेश्चन कि जब हम ऑक्साइड ओर को रिड्यूस कर सकते हैं, सल्फाइड ओर को रिड्यूस कर सकते हैं और कार्बोनेट ओर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो हाइलाइट ओर को रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, हाइलाइट ओर्स आर द ओर्स ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर इटसेल्फ वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्वयं बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट ही इनके द्वारा रिड्यूस हो जाएगा। दे आर इटसेल्फ सो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट सो दैट दे कैन रिड्यूस एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स वाई हाइलाइट्स ओर कैन नॉट बी रिड्यूस इनटू मेटल। हाइलाइट ओर को हम मेटल में रिड्यूस नहीं कर सकते। हम किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं? हम रिड्यूस कर सकते हैं सल्फाइड ओर को, हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोनेट ओर को, हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑक्साइड ओर को, लेकिन हाइलाइट ओर को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हाइलाइट ओर्स जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के ओर होते हैं और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स स्वयं में एक बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल हाइलाइट ओर्स के रिड्यूसिंग के लिए करते हैं तो हाइलाइट ओर में प्रेजेंट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स उस रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इनकी रिड्यूसिंग पावर बाकी रिड्यूसिंग एजेंट से बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करते हैं रिडक्शन ऑफ सल्फाइड, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर, देन यू विल फाउंड दैट ऑक्साइड ओर का रिडक्शन बहुत आसानी से होता है, उससे थोड़ा टफ होता है कार्बोनेट ओर का रिडक्शन और उससे ज़्यादा टफ होता है सल्फाइड ओर का रिडक्शन। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड रिडक्शन इज मोर फॉर ऑक्साइड ओर देन कार्बोनेट ओर देन सल्फाइड ओर। ये इसका सीरीज है। और मैंने आपको बताया जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, उनका रिडक्शन नहीं होता है। तो हम करते क्या हैं कि रिडक्शन प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए, इन ओर्स को आसानी से मेटल में रिड्यूस करने के लिए हम सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्बोनेट ओर को पहले हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड ओर इन दोनों ओर्स के कंपैरिजन में आसानी से रिड्यूस हो सकता है। नाउ अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? कैसे हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए कुछ प्रोसेस बताए गए हैं जिसको हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू अनदर प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड एंड देन रिडक्शन। सबसे पहले हम कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे और इस ऑक्साइड ओर को बाद में हम रिड्यूस कर लेंगे और रिड्यूस करने के बाद हमको मेटल मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे वो करते हैं। सबसे पहले आता है, मैंने बताया था कि कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर्स एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ZnCO3, ये कार्बोनेट ओर है। तो कार्बोनेट ओर्स को हम अगर मेटल ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कैल्सिनेशन। तो आप यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर। इस कैल्सिनेशन स्टेप का इस्तेमाल हम करते हैं कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। पहला पॉइंट। अब कैल्सिनेशन होता क्या है? कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर का मतलब केमिस्ट्री में ऑक्सीजन होता है। जब हम किसी कार्बोनेट ओर को एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो ये कार्बोनेट ओर कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग
of carbonate ore to get converted into metal oxide. This heating process takes place in presence of limited supply of air or sometime in absence of air. जब हम absence of air में या limited supply of air में कार्बोनेट ओर्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो स्ट्रांग हीट करने के बाद कार्बोनेट ओर कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। इसी को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। कुछ एग्जांपल दिए हैं कैल्सिनेशन के, देखिए जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव राइस जिंक ऑक्साइड। ये जो कार्बोनेट ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कैल्सिनेशन। ऐसे ही CaCO3 डॉट MgCO3, इसको भी अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसको भी हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। ये देखा गया है कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं जो थर्मल डिकम्पोजिबल हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। इसको भी अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो ये भी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं कैल्सिनेशन। बट कैल्सिनेशन सी से, कैल्सिनेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सी लेटर से शुरू होती है और जो इसको इस्तेमाल किस पर करते हैं, कार्बोनेट ओर पर। तो कार्बोनेट ओर का फर्स्ट लेटर क्या है, सी, इसीलिए आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो, कैल्सिनेशन इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर or in absence of air. So finally we can say calcination can be defined as the process of strong heating of carbonate ore to convert it into metal oxide in absence of air or in limited supply of air. तो इस प्रकार से हम कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रोस्टिंग, अगर सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग में देखिए एस आता है और सल्फाइड ओर में क्या आता है, एस आता है। पहला लेटर क्या है, एस, ये एस। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हो। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग ऑफ व्हाट, सल्फाइड ओर, ऑफ सल्फाइड ओर। Roasting is the process of strong heating of sulfide ore in presence of plenty of air, या कह सकते हो in presence of excess of air below the melting point। जब हम किसी सल्फाइड ओर को in excess of air या कह सकते हो in excess of oxygen strongly हीट करते हैं below their melting point, then such sulfide ore get converted into oxide। इस रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर में सल्फाइड ओर को जब हम हीट करते हैं तो सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग, ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ excess supply of air to convert sulfide ore into oxide ore। ये आप इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इसके एग्जाम्पल से देख लीजिए। जिंक सल्फाइड को एयर में, यहाँ O2 लिखा है, एयर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं केमिस्ट्री में। सो सल्फाइड ओर व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर strongly heated then they get converted into metal oxide। ऐसे ही लेड सल्फाइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। कॉपर सल्फाइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा।
तो जब हम किसी सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन क्या होता है, सल्फाइड ओर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। दिस प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग, इसी को हम कहते हैं रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन से हम कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और रोस्टिंग से हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गए तो ऑक्साइड्स ओर्स आर मोर ईजिली अंडरगो रिडक्शन सो दैट दे कैन बी रिड्यूस ईजिली टू गेट मेटल। अब हम इन ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करेंगे और जैसे ही रिडक्शन करेंगे हमको आसानी से मेटल्स मिल जाएंगे। कुछ और एग्जांपल यहाँ दिया गया है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा आसानी से रिड्यूस किसका कौन सा ओर होता है, मेटल ऑक्साइड होता है। उसके बाद में कार्बोनेट ओर होते हैं, जो ऑक्साइड ओर सबसे आसानी से रिड्यूस होते हैं। उसके बाद कार्बोनेट ओर रिड्यूस होते हैं और उससे बाद कौन होते हैं, सल्फाइड ओर, क्योंकि सल्फाइड ओर जो बनते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम होती है। यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया है, ये आप एग्जांपल को देखेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन बी रिड्यूस इनटू मेटल बाय हीटिंग वन। अब देखो ये देखिए, मेटल सल्फाइड को स्ट्रांगली हीट करते एयर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो कुछ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड उसके फर्दर अगर हीट कर दिया जाए तो वो मेटल में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड की बात है, इसका रोस्टिंग कर दिया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट कर दिया कॉपर सल्फाइड में तो कॉपर का रिडक्शन हो जाता है और कॉपर बन जाता है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मिडिल में कौन से होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी देख सकते हो, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इज द मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है। और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल टू टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, या तो सल्फाइड बनाते हैं और या फिर कार्बोनेट ओर बनाते हैं। अगर सल्फाइड ओर बनाते हैं तो उनका रोस्टिंग करके उनको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, और अगर वो कार्बोनेट ओर बनाते हैं तो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के लिए सबसे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, कार्बन। समटाइम कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से किसी एक का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे ही मेटल ऑक्साइड को इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हीट किया जाता है मेटल ऑक्साइड मेटल में रिड्यूस हो जाता है। इसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, एक सल्फाइड ओर है, इसका रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अगर मिडिल का मेटल्स कार्बोनेट ओर में है तो कार्बोनेट ओर का क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। अब ये कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांग हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर in absence of air or in limited supply of air to convert carbonate ore into metal oxide। कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के द्वारा मेटल्स, तब क्या करते हैं, इसका हम रिडक्शन करते हैं। आपको बताया था मेटल ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड्स ओर अंडरगो ईजिली रिडक्शन विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट टू गिव राइस मेटल। अब मेटल ऑक्साइड का हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हम जब हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मेटल में रिड्यूस हो जाता है और फिर हमको मिल जाता है सुटेबल रिक्वायर्ड मेटल। इस प्रकार से हम सबसे पहले जो है मेटल
सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और अगर मेटल ऑक्साइड पहले से हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। और अब क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करके हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है किसकी हेल्प से, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के। अब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के भी इसको रिड्यूस करके दिखा रहा हूँ। इफ़ वी टेक कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट देन क्या होगा, जिंक ऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इन दिस वे मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस इनटू मेटल। इस प्रकार से भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं sometimes a more reactive metal is used to reduce the oxide of less reactive metal। कभी कभी हम मोर रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आप पहले ही जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अगर हम मोर रिएक्टिव मेटल्स को लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड के साथ में रखते हैं और हीट करते हैं तो लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल के द्वारा डिस्प्लेस हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपको MnO2 से अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन कराया जाए तो MnO2 में मैग्नीज की रिएक्टिविटी कम है, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और मैंने पहले भी बताया है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। दे कैन रिड्यूस एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है, ये अपने आप में एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इस वजह से जब हम मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड के साथ में रखते हैं और रिएक्शन कराते हैं तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। इसीलिए मैग्नीज ऑक्साइड का जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीज एक लेस रिएक्टिव मेटल है, वो एल्युमिनियम के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा और आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीज बन जाएगा। इट इज़ एक्सोथर्मिक सो दैट मेटल प्रोड्यूसर्स विल बी इन मोल्टेन स्टेट। ऐसे रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ऐसे रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके दौरान हीट एनर्जी निकलती है। हीट एनर्जी इतनी निकलती है कि बनने वाला जो मेटल होता है वो मेल्ट हो जाता है। दैट्स वाई मेटल प्रोड्यूस विल बी इन द मोल्टेन स्टेट। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने पहले बताया है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इटसेल्फ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इसीलिए हम मोर रिएक्टिव मेटल को मेटलर्जी में रिडक्शन करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब इनको ऑब्टेन करने का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन बी रिड्यूस मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन बी रिड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इनको अगर आपको रिड्यूस करना है तो एक ही प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन बी रिड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इनको हम रिड्यूस करके मेटल के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि ये स्वयं में स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए इनको रिड्यूस करने के लिए किसी भी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे, चाहे आप कार्बन का इस्तेमाल करोगे या कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करोगे, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल उन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही रिड्यूस कर देंगे। इस प्रकार से इनको हम किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते। उसका एक ही प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दे कैन बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स। अगर सोडियम, मैंने बताया था कि मोर रिएक्टिव मेटल्स हाइलाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल कौन से ओर बनाते हैं, हाइलाइड ओर बनाते हैं।
और मोर रिएक्टिव मेटल्स स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसीलिए अगर हमें स्ट्रांग रिड्यूसिंग मेटल से स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट मेटल जो कि हाइलाइट ओर के फॉर्म में है उससे अगर रिड्यूस करके हमें मेटल ऑब्टेन करना है तो हमें उसके हाइलाइट ओर का क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। अब सोडियम अगर हमको ऑब्टेन करना है तो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑब्टेन करना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैल्शियम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक हम इलेक्ट्रोलाइसिस का पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को कैसे ऑब्टेन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं, प्योर सोडियम मेटल होगा उसका हम बनाएंगे कैथोड। क्या बनाएंगे, उसका हम कैथोड बनाएंगे, ठीक है। और जो इम्प्योर सोडियम मेटल होगा उसका हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। इसके बाद में सोडियम क्लोराइड जो कि एक हैलाइड ओर है उसका हम मोल्टन एक को सोल्यूशन लेंगे, मोल्टन सोल्यूशन लेंगे। तो ये मोल्टन सोल्यूशन दिखाया गया है, ये मोल्टन सोल्यूशन ऑफ NaCl। और जब NaCl को मोल्टन करेंगे तो उसमें बनेगा Na+ और Cl-। एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन को कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब एनोड और कैथोड में अल्फ़ाबेटिकल देखें तो ए पहले आता है और सी बाद में आता है। ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप देखिए तो ऑक्सीडेशन का ओ पहले आता है अल्फ़ाबेट में और आर बाद में आता है। ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हो कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट इलेक्ट्रोड पर अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट रिएक्शन होगा और अल्फ़ाबेटिकली सेकंड इलेक्ट्रोड पर अल्फ़ाबेटिकली सेकंड रिएक्शन होगा। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये हमेशा किसी भी टाइप का सेल हो तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम आयन मूव करेगा कैथोड की तरफ तो कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज कैथोड पर सोडियम का रिडक्शन होने लगता है और सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और वो सोडियम मेटल इस एनोड की सरफेस पर डिपॉजिट होता रहता है। और ये कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है प्योर सोडियम का। तो प्योर सोडियम कैथोड मेटल पर सोडियम मेटल्स क्या होंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब दूसरा बचता था क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज आयन होता है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर आकर के ये क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और बन जाता है क्लोरीन गैस। इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम मेटल मिलता है हमको कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलती है हमको एनोड पर। और इस प्रकार से हम किसी भी मोर रिएक्टिव मेटल हैलाइड्स का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल हमको मिल जाता है कैथोड पर और हैलोजन गैस के फॉर्म में मिल जाती है कहाँ पर, एनोड पर। इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम मोर रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप है मेटलर्जी का, वो है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। किसी भी मेटल्स को जब हम रिड्यूस करने के बाद प्राप्त करते हैं तो वो मेटल 100% प्योर नहीं होता, उस मेटल में भी कुछ ना कुछ % इम्प्योरिटीज होती हैं। अब उन्हीं स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को जब हम मेटल से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द मेटल्स ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन के बाद जो हमको मेटल मिलता है उस मेटल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ट्रेस अमाउंट में होती हैं, अल्प अमाउंट में होती हैं
उनको हम रिमूव जब करते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफाइनिंग, इसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। और रिफाइनिंग हमेशा मेटलर्जी में जो करते हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बिल्कुल ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग उसी प्रकार से है जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ा था मोर एक्टिव मेटल्स का, ऐसे ही है। इसमें भी एक एग्जांपल करके बताया गया है। मान लो कॉपर मेटल्स हमारा टारगेट है, इसको रिफाइन हमें करना है, तो कॉपर मेटल का रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। कॉपर सल्फेट का एक को सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट के एक को सोल्यूशन में 2 आयन होंगे, एक होगा कॉपर आयन और दूसरा होगा आपका सल्फेट आयन। ये आयनिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मीडियम की तरह से काम करते हैं। और यहाँ पर भी जो कैथोड लेते हैं वो कौन सा होता है, प्योर मेटल का होता है। प्योर मेटल मतलब प्योर, अगर आपको कॉपर का रिफाइनिंग करना है तो प्योर कॉपर मेटल का रोड लेंगे, सोडियम का रिफाइनिंग करना है तो प्योर सोडियम मेटल का लेंगे। ऐसे ही जिस मेटल का रिफाइनिंग हमें करना होता है उस मेटल्स का प्योर फॉर्म एज ए कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। और जिस मेटल को हम रिफाइन करने जा रहे हैं यानी इम्प्योर मेटल को, तो इम्प्योर मेटल यूज्ड एज ए एनोड, इम्प्योर मेटल को एज ए एनोड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इम्प्योर कॉपर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम एज ए एनोड और प्योर कॉपर का इस्तेमाल करेंगे हम एज ए कैथोड, अगर हम कॉपर का रिफाइनिंग करने जा रहे हैं। यहाँ भी ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम एनोड जो इस्तेमाल करते हैं वो इम्प्योर मेटल होता है और कैथोड जो इस्तेमाल करते हैं वो प्योर मेटल का होता है। एनोड कैथोड के बीच जो सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी मेटल का कोई साल्ट सॉल्यूशन होता है जिसका हम रिफाइनिंग करने जा रहे हैं। जैसे कॉपर का रिफाइनिंग करने जा रहे हैं तो कॉपर का कोई साल्ट सॉल्यूशन होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, एनोड पर मैंने बताया था, एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जो इम्प्योर मेटल है इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इम्प्योर कॉपर होगा वो ऑक्सीडेशन करके अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा Cu2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कहाँ होगी, ये रिएक्शन होगी एनोड पर होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है, इम्प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगता है और ऑक्सीडेशन होने से क्या बनते हैं, कॉपर आयन बनते हैं और वो कॉपर आयन कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब कॉपर आयन पॉजिटिव चार्ज आयन्स हैं, अब इस पॉजिटिव चार्ज आयन को नेगेटिव चार्ज कैथोड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, एनोड कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन एट एनोड पर बने हैं उनको क्या करता है, कैथोड अट्रैक्ट करता है। और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कॉपर आयन जो एनोड से ट्रांसफर होकर के सोल्यूशन में आया और सोल्यूशन से फिर कैथोड पर जा रहा है, इसका रिडक्शन होने लगता है। रिडक्शन कैसे होगा, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज Cu। और ये जो कॉपर बनेगा ये प्योर कॉपर होगा और ये कॉपर इस कैथोड के सरफेस पर डिपॉजिट होता रहेगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे सभी इम्प्योर कॉपर एनोड से मेटल्स आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में आते रहेंगे और सोल्यूशन से बाद में वो रिडक्शन करके कैथोड के सरफेस पर डिपॉजिट होते रहेंगे। पीछे बच जाएंगे इम्प्योरिटीज। एनोड में मेटल तो सब के सब एनोड से कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो डिफ्यूज होकर के एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द इम्प्योर मेटल्स। तो इस प्रकार से हम इम्प्योर मेटल्स से सभी मेटल्स को जो है एक्सट्रैक्ट करके कैथोड पर डिपॉजिट कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज को एनोड मड के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। इस प्रकार से इम्प्योर मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कोरोजन का। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।